नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं गरिमा भारती आप सभी का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि कनेक्शन में स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम के जरिए हर सप्ताह हम आप तक खेती-बाड़ी से जुड़ी हुई नवीनतम तकनीकों की जानकारी लेकर आते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताते हैं कि खेती में कौन से उपाय आपको उन्नति की ओर लेकर जाएंगे। इस एपिसोड में हम बात करेंगे मिट्टी की जांच के बारे में। कोई भी फसल लगाने से पहले आपको मिट्टी की जांच क्यों करानी चाहिए, मिट्टी की जांच आवश्यक क्यों है और मिट्टी की जांच कराने के बाद आपको खेती में क्या नफा हो सकता है, इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके लिए आइए हमारे विशेषज्ञों को सुनते हैं और जानते हैं कि मिट्टी की जांच यानी कि मृदा जांच, जिसे सॉइल टेस्टिंग भी कहते हैं, वो खेती से पहले आवश्यक क्यों है। यदि आप मिट्टी की उर्वरा शक्ति को जानना चाहते हैं, मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा है, जो मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा कितनी है, सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा कितनी है, ये सारी जानकारी हमें मिट्टी जांच के द्वारा पता चलता है। जो हमारे किसान भाई हैं, संतुलित मात्रा में उर्वरक का प्रयोग कैसे करेंगे, इसके लिए मिट्टी जांच आवश्यक है। तो आइए आज हम आपको दिखाते हैं, हमारे वैज्ञानिक यहाँ पर हैं, आपको बताएंगे जो हमारे कौन कौन से पैरामीटर हैं जिसके बारे में हम लोग विश्लेषण करते हैं। उसके संबंध में डॉक्टर सुनीता कुमारी मीना आपको विशेष जानकारी देंगे। नमस्कार हमारे किसान भाई और बहनों, जैसा कि सर ने आपको बताया था कि ये है सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, जिसमें हमारे किसान भाइयों के द्वारा जो एकत्रित किए गए मृदा के नमूने होते हैं उनका हम जांच करते हैं। मृदा परीक्षण क्यों किया जाता है? मृदा परीक्षण इसलिए किया जाता है कि जो मृदा में पोषक तत्व है वो कितनी मात्रा में पौधे को उपलब्ध है या नहीं है, उसकी जांच करने के लिए। तो बेसिकली उसमें सबसे पहला जो पैरामीटर होता है वो होता है पीएच। पर उससे पहले जो उसमें मृदा का नमूना लिया जाता है, इस सॉइल को हम लोग प्रोसेस्ड सॉइल सैंपल बोलते हैं, जो उसको हम 2 mm की सीव से पास कर लेते हैं। उसके बाद हम इसमें से, जैसे कि अगर हमें पीएच, सॉइल की पीएच, जिससे अम्लता, क्षारीयता और न्यूट्रलिटी के बारे में पता चलता है, उसके लिए हम 20 ग्राम सॉइल लेते हैं और उसमें 40 ml डिस्टिल्ड वाटर मिला दिया जाता है और उसके बाद इसको इंटरमीडिएट शेकिंग की जाती है और उस शेकिंग के थ्रू इसको आप रख दे देते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में 5-5 मिनट के अंतराल में इसको वापस शेकिंग किया जाता है और इस शेकिंग करने के बाद, जैसे कि ये हमारा सैंपल ऑलरेडी रेडी हो चुका है सैंपल एनालिसिस के लिए, अब यहाँ पे हम लोग इसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। इस इलेक्ट्रोड के माध्यम से हम लोग अपना सैंपल रखते हैं। एक बार सैंपल प्लेस हो जाने के बाद ये जो आपका इलेक्ट्रोड का नोब है वो इस सैंपल में डिप हो जाना चाहिए और उसके बाद हम लोग एंटर करते हैं। अब ये जहाँ पे बिजी का सिंबल आ रहा है, इसके बाद हमारी रीडिंग आती है और उससे हमें पीएच के बारे में पता चलता है। अगर आपकी पीएच की रीडिंग 7 से ऊपर आती है, इसका मतलब उस मिट्टी का नमूना है वो क्षारीयता की तरफ है, जिसमें आपके लवण की मात्रा ज़्यादा है। इस तरह से देखिए, इस सैंपल के नमूने का आपका रीडिंग आ चुका है 8.92। इसका मतलब इस मृदा के नमूने में आपका रिपोर्ट है वो क्षारीयता की तरफ है। इसका मतलब वहाँ पर आपके कुछ पोषक तत्वों की उपलब्धता घट जाएगी और इसीलिए वहाँ पे हम लोग सजेस्ट करते हैं कि उस वाले खेत में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैन्योर अप्लाई करना चाहिए, ढैंचा अप्लाई करना चाहिए, जिससे कि उसके थ्रू वहाँ पे जो सॉइल बढ़ती हुई पीएच है वो घटाव की तरफ आ जाए। सेकेंड हमारा जो पैरामीटर होता है वो ईसी होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जिससे कि हमारी मिट्टी में कितनी लवण की मात्रा है उसका पता चलता है और उसके लिए ये आपका सेम प्रिंसिपल फॉलो होता है, ये आपका इलेक्ट्रोड होता है। अब इसमें जनरली हमें ये ध्यान दिया जाता है कि ये होता है आपका सॉइल सॉल्यूशन, इसका सैचुरेशन पेस्ट होता है जिससे आपकी पीएच मेजर होती है। इसी सैंपल को हम लोग कुछ समय के लिए रख देते हैं जिससे कि आपकी जो मिट्टी है वो तलहटी में बैठ जाती है और ऊपर सिर्फ सॉल्यूशन आता है और उसी सॉल्यूशन में इस इलेक्ट्रोड को डिप किया जाता है, जिससे कि हमारे कितनी है क्षारीय लवण है मिट्टी में उसका पता चलता है। ये होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इससे हम लोग बता सकते हैं कि जैसे कि किसान भाई कहते हैं, बहुत वाली प्रॉब्लम भी आती है कि हमारी मिट्टी में एक नमक की परत सी बन गई है, कुछ ऐसा लगता है कि नमक है और कहीं कहीं पे आपके गेहूं का पैचेस ग्रोथ होती है, मतलब कहीं कहीं पे गेहूं की ग्रोथ नहीं होती है। तो उस वाली मिट्टी का जब जांच करते हैं तो उसमें पता चलता है कि लवण की मात्रा ज़्यादा है। ये जो लवण होते हैं वो क्या नुकसान करते हैं? ये जो लवण होते हैं वो आपकी जड़ होती है, उसके सराउंडिंग में
बैठ जाते हैं, जिससे कि जो पोषक तत्वों का अवशोषण जड़ के द्वारा बहुत विघटित हो जाता है, मतलब थोड़ा सा उसमें रुकाव आ जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो जड़ है वो पोषक तत्वों को नहीं ले पाती है। इसी कारण से हमें लवणता की जांच करना चाहिए किसान भाइयों को, जिससे कि उन्हें पता चल सके कि उन लवण की मात्रा कम करने के लिए उन्हें क्या व्यवहार करना चाहिए। ये तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ऑर्गेनिक कार्बन, जिसमें जीवांश कार्बन की मात्रा का पता चलता है। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, 1 ग्राम सॉइल सैंपल लेते हैं और उस 1 ग्राम सॉइल सैंपल में हम लोग 10 ml K2Cr2O7 डालते हैं। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को जब हम मिट्टी में डालते हैं तो जो उसमें मिट्टी में जो कार्बन है वो इसके साथ रिएक्शन करेगा। उसकी रिएक्शन को इन्हांस करने के लिए ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए हम लोग H2SO4 कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। अब यहाँ पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाले हुए हाफ एन आवर हो गया और इसी रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए हम लोग 200 ml डिस्टिल वाटर डाला जाता है। अब इस रिएक्शन को स्टॉप हो जाते हैं, फिर इसमें हम लोग इंडिकेटर डालते हैं, डाइफिनाइल एमीन इंडिकेटर डालते हैं और उसके बाद जो हमारा एंड पॉइंट है वो शार्प आए उसके लिए हम ऑर्थोफॉस्फरिक एसिड डालते हैं 10 ml और फिर फाइनली हम टाइट्रेशन करने के बाद हमारा जो ये फाइनल ये कलर आता है, इस कलर से लेके इस कलर में आने के लिए कितना हमारा फेरस अमोनियम सल्फेट एब्जॉर्ब होता है, उससे फिर हम लोग वहाँ पे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग फिर हम लोग वहाँ पे कार्बन की मात्रा का एनालिसिस करते हैं। कार्बन की मात्रा जानना किसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कार्बन बेसिकली कुछ नहीं है, वो जो हमारी मिट्टी को जो जीवित करता है वो है सूक्ष्म जीव, उनका खाना है और जब तक उन्हें खाना मिलता रहेगा तब तक वो अपनी ग्रोथ करते रहेंगे और उनकी अगर ग्रोथ अच्छी रहेगी तो इसका मतलब जो बाकी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो मिट्टी में हो रही है वो सारी की सारी नियमित रूप से होती रहेगी। तो उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का खाना तब मिलेगा जब हमारे किसान भाई केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग कम करके और हमारे जो भी ऑर्गेनिक मैन्योर ले लीजिए, वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, आपकी सड़ी हुई गोबर की खाद ले लीजिए, सूखी पत्ती ले लीजिए, ग्रीन मैन्योरिंग लीजिए, इन सब का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग अगर मिट्टी में करेंगे तो उससे हमारा जो कार्बन की मात्रा है वो बढ़ती जाएगी और कार्बन की मात्रा बढ़ने से आपके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट्स को ईजिली मिल पाते हैं और आपकी हेल्दी सॉइल कहा जाता है। क्योंकि हमेशा किसान पूछते हैं कि हेल्दी सॉइल क्या है। हेल्दी सॉइल वही है जिसमें कार्बन की मात्रा अच्छी हो। अगर कार्बन की मात्रा अच्छी रहेगी तो इसका मतलब वहाँ पे सूक्ष्म जीवाणुओं की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही अच्छी खासी मेंटेन है। ऑर्गेनिक कार्बन का जो रेंज होता है 0.5 से लेके 10.75, ये एक रेंज होती है। अगर 0.5 से नीचे है तो आपकी मिट्टी में कार्बन की मात्रा कम है। अगर 0.5 और 0.75 के बीच में अगर आपका कार्बन आता है तो मीडियम कार्बन है और इससे 0.75 से ऊपर का अगर कार्बन आता है अगर आपके मिट्टी के नमूने में तो इसका मतलब आपका जो कार्बन का लेवल है वो अच्छा खासा मेंटेन है। तो इसी के हम रेंज के अकॉर्डिंग जो भी रीडिंग आती है उसी के अकॉर्डिंग हम किसान भाइयों को सजेस्ट करते हैं कि उन्हें अब कितनी मात्रा में कितनी खाद का उपयोग करना चाहिए ताकि उनका ऑर्गेनिक कार्बन उनके खेत में बढ़ सके और वो पर्याप्त मात्रा में जो यील्ड है वो ले सके। इसके बाद जो दूसरा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट आता है वो होता है अवेलेबल नाइट्रोजन, जो उपलब्ध नाइट्रोजन कि हमारी मिट्टी में कितनी नाइट्रोजन उपलब्ध है उसकी जानकारी के लिए हमें ऑटोमेटिक नाइट्रोजन एनालाइजर एक मशीन आती है जिसमें हम सॉइल सैंपल का एनालिसिस करते हैं। ये आपकी एक जेलदार ट्यूब होती है जिसमें हम सॉइल सैंपल रखते हैं और उसी सॉइल सैंपल डालने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ऑटोमेटिक है तो यहाँ पे बैक साइड में एल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन होता है और उसके बाद जो बैक साइड में एक और आपका होता है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं और हम उसके बाद यहाँ पे फंक्शन के लिए रन करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका एल्कली आएगा, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा और फिर यहाँ पे आप बीकर डालने के बाद फिर यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली 9 मिनट का हम लोग फंक्शनिंग है यहाँ पे। तो 9 मिनट के बाद जो भी इसमें नाइट्रोजन होगी वो सारी की सारी आपके जो सॉल्यूशन है, बोरिक एसिड का सॉल्यूशन है, उससे अब्जॉर्ब हो जाएगी और अब्जॉर्ब होने के बाद हम इसको फिर बैक टाइट्रेशन प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे इसमें कितनी नाइट्रोजन है उसका हम लोग एस्टिमेशन कर लेते हैं। नाइट्रोजन हम सबको पता है कि एक ऐसा लिमिटिंग न्यूट्रिएंट है जो कि किसान एक्चुअली इसमें यूरिया के थ्रू ही किसान भाई नाइट्रोजन मिट्टी में डाल पाते हैं।
यूरिया में सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारा किसान भाई अत्यधिक नाइट्रोजन भी यूज़ करते हैं और उससे क्या होता है कि उसका लॉसेस भी बहुत ज़्यादा होता है। लीचिंग लॉस होता है, फिक्सेशन लॉस होता है, आपका वर्टिलाइजेशन होता है, डीनाइट्रिफिकेशन होता है। तो इतने सारे लॉस होते हैं, तो उसकी वजह से हमें पर्याप्त मात्रा में और समुचित रूप से ही नाइट्रोजन का व्यवहार करना चाहिए। तो उसके लिए अगर नाइट्रोजन का हमें पता चल जाएगा कि हमारी मिट्टी में इतना नाइट्रोजन है और उतनी नाइट्रोजन को हम फिर किस चीज़ से डाला जाए। नाइट्रोजन के बाद जो सेकंड इम्पॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट जिसको हम बोलते हैं मुख्य पोषक तत्व, वो होता है पोटेशियम। पोटेशियम निकालने के लिए जनरली हम लोग फ्लेम फोटोमीटर यूज़ करते हैं। फ्लेम फोटोमीटर से हम लोग पोटेशियम, सोडियम, ये 2 एलिमेंट निकाल सकते हैं। जनरली हम लोग यही निकालते आए हैं इस इंस्ट्रूमेंट से। बेसिकली जैसा कि नाम में विदित है कि फ्लेम फोटोमीटर, इसमें फ्लेम चलती है और इसके थ्रू हम हमारे सैंपल को डिप करते हैं। जैसे कि हमारे स्टूडेंट्स ने ये सैंपल आपका एक्सट्रैक्ट किया हुआ है और इसी सैंपल को जब आप यहाँ पे डिप करोगे और एंटर करोगे तब आपकी रीडिंग आएगी और इससे आपको पता चलेगा कि हमारी मिट्टी के नमूने में कितना पोटेशियम की मात्रा है। किसान भाई जनरली पोटेशियम का व्यवहार कम करते आए हैं, पर पोटेशियम का व्यवहार कम करने की वजह से हमारे मिट्टी में पोटेशियम की जो मात्रा है वो दिन ब दिन घटती गई है। और पोटेशियम भी आपको पता है कि बहुत ज़रूरी न्यूट्रिएंट होता है। पोटेशियम का अगर व्यवहार करेंगे तो उसका मुख्य काम क्या होता है, आपके जो मिट्टी में रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना, साथ में ही आपको जो वाटर ट्रांसलोकेशन, जो वाटर का संचय और विनिमय होता है प्लांट में, उसमें भी आपका पोटेशियम रोल प्ले करता है। तो पोटेशियम की मात्रा हम लोग इस फ्लेम फोटोमीटर से जानते हैं और उसी के अनुसार फिर हम कितनी मात्रा उनके नमूने में आते हैं और उसके अनुसार कितना मात्रा उनको डालना चाहिए वो हम रिकमेंड करते हैं। दूसरा मुख्य पोषक तत्व में आता है आपका फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जनरली हम लोग हमारी सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी में स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से यूज़ करते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हम लोग यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे हमारा क्यूबेट है, ये एक क्यूबेट होती है। इस क्यूबेट में आपने देखा होगा कि 2 जो साइड है वो आपके ट्रांसलूसेंट है और 2 साइड आपके ट्रांसपेरेंट है। इस वाले में हम लोग सॉल्यूशन को डिप करते हैं और उसके बाद इसमें हम लोग जो आपका इसमें यहाँ पे हम लोग प्लेस करते हैं और फिर हम लोग रीडिंग लेते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जो रीडिंग आती है उसके अनुसार कितना उसमें फास्फोरस की मात्रा आई है, उसके अनुसार हम किसान भाइयों को रिकमेंड करते हैं। सपोज़ किसान भाइयों के सैंपल में आपकी जो फास्फोरस की मात्रा है वो 15 kg पर हेक्टेयर आ रही है, तो इसका मतलब वो फास्फोरस की मात्रा आपकी कम है। तो उस हिसाब से हमें कितना उनको DAP या SSP डालना चाहिए ताकि उनके पौधे को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिल सकते हैं। हम वो सारी की सारी किसान भाइयों को ये जानकारी उपलब्ध कराते हैं और साथ में एक रिपोर्ट कार्ड होता है, उसमें सारी की सारी जो जानकारी होती है पोषक तत्वों की वो सारी की सारी उसमें उपलब्ध होती है। सॉइल सैम्पलिंग, बेसिकली सॉइल सैम्पलिंग मृदा का नमूना लेने का एक अच्छा प्रोटोकॉल होता है। तो हम जनरली, क्योंकि ये साइंटिफिक लैब है तो हम लोग उसमें साइंटिफिक तरीके से सॉइल सैम्पलिंग करते हैं, तो इसे बोलते हैं जनरली कोर सैम्पलर। इस कोर सैम्पलर में ये वाला जो पोर्शन होता है ये 15 सेंटीमीटर का कोर होता है और इसी कोर को जब हम मिट्टी में डिप करते हैं तो इस कोर में आपकी मिट्टी कलेक्ट होती है। बल डेंसिटी जो एक सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उसका जांच करने के लिए कि भाई कितनी बल डेंसिटी है सॉइल में, कितना कॉम्पैक्टनेस आ रहा है उस सॉइल में, या हार्ड पैन का फॉर्मेशन है या नहीं है। तो इसमें एक रिंग होती है, ये रिंग, इसी रिंग में आपका जो सॉइल होता है वो होता है। तो ये जो सॉइल सैंपल होता है इसको तो हम बल डेंसिटी के लिए रख देते हैं सेपरेटली, और बाकी जो सॉइल होती है उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं और फिर उस सैंपल को हम प्रोसेस करते हैं। पहले तो शेड ड्राई करते हैं, शेड ड्राई करने के बाद प्रोसेस करते हैं 2 mm की सॉइल। जनरली सॉइल टेस्टिंग प्रयोगशाला में जो मिट्टी यूज़ होती है वो हमेशा 2 mm की सॉइल होती है। 2 mm से ही पास हुई सॉइल से ही हम लोग सारे पैरामीटर का एनालिसिस करते हैं। अभी तक तो आपने वो जानकारी ली जिसमें कि किस तरह से मृदा का नमूना है उसका परीक्षण किया जाता है और किस किस पोषक तत्वों का उसमें टेस्टिंग की जाती है, pH, EC, N, K, ऑर्गेनिक कार्बन, ये सब का। अब हम जानेंगे किसान भाइयों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक बात होती है कि मृदा का नमूना किस तरह से लिया जाए और उस टाइम पे क्या क्या सावधानी रखी जाए। तो बेसिकली अगर धान, गेहूं, मकई का किसान है तो उनको 0 से 15 सेंटीमीटर का नमूना लिया जाता है। जनरली गन्ना किसान है तो वहाँ पे आपको 0 से 30 सेंटीमीटर का नमूना लिया जाता है। कम अवधि की फसल जो होती है, 6 महीने की जो फसल है या 6 महीने से थोड़ी सी कम की फसल है, वहाँ पे आप 0 से 15 सेंटीमीटर का नमूना लीजिए, और जो आपकी लंबे समय की अवधि की फसल है वहाँ पे आप 0 से
30 सेंटीमीटर का नमूने का सैंपल लीजिए। अब कहते हैं कैसे लेते हैं, तो जनरली किसान भाई 1 एकड़ के फील्ड में, आपका जैसे फील्ड होता है उसमें आप ये मान लीजिए जेड नहीं होता अपना जिग जैग वाला जेड, तो वहाँ से एक उस आकृति को आप इमेजिन कीजिए और आपके जेड के वहाँ से 5 पॉइंट बनाइए और उन्हीं 5 पॉइंटों से आप नमूना लीजिए। नमूना लेते वक्त ये ध्यान होता है कि हल्का सा उसको, मतलब जो उसमें घास वगैरह आ रही है, ये सूखी पत्तियां, उसको हटाना है। जनरली किसान भाई क्या करते हैं कि उसको थोड़ा और अच्छे से हटा देते हैं, तो नहीं, आपको एक हल्के हाथ से उसको हटाना है, क्योंकि जो ऊपर के 0 से 15 की जो सरफेस की जो मिट्टी होती है वो आपकी फर्टाइल मिट्टी होती है, जहाँ पे आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काउंट भी ज़्यादा होता है और उसी वाली सरफेस पर आपका रूट का सिस्टम भी बना हुआ होता है। तो वो वाली जो सॉइल होती है उसको जनरली हम लोग बोलते हैं राइजोस्फीयर सॉइल, और उसी सॉइल को ही हमें कनेक्ट करना है। तो सिंपल उस सूखी पत्ती और ये घास उसको हटा दीजिए। अब खुरपी की मदद से, क्योंकि जनरली किसान भाइयों के पास कोड सैंपलर नहीं हो सकता है, तो उस केस में खुरपी की मदद से वी आकार का गड्ढा खोदिए, एक यहाँ से और फिर यहाँ से, तो ये वी आकार का गड्ढा खुद गया है। अब उसका जो मिट्टी होता है उसको आप डिस्कार्ड कर दीजिए और फिर ये उसी वी आकार के जो गड्ढे की जो सतह है उस पर वापस खुरपी चलाइए और उस मिट्टी को इकट्ठा कीजिए। इस तरह से जब आप इकट्ठा करोगे 5 जगह से, तब आपका लगभग 1 केजी उससे ज़्यादा की मिट्टी इकट्ठी होगी। अब वहाँ पर किसान भाई एक बोरे की मदद लेंगे, उस बोरे पे सारी मिट्टी को करेंगे और फिर उसमें से अगर कोई कंकड़ आ रहा होगा, कंकड़ या कोई जड़ हो रही होगी, कि जैसे अपनी फसल की जड़ भी आ रही होगी, तो जड़ को और कंकड़ को रिमूव कर देंगे और फिर उस मिट्टी को क्वार्टर मेथड, मतलब उसको 4 भागों में बांट देंगे। जो अपोजिट मतलब विपरीत दिशा के जो नमूने होंगे उसको डिस्कार्ड कर देंगे, 2 अपोजिट को डिस्कार्ड करेंगे और बाकी को रखेंगे। इस तरह से तब तक करेंगे ये प्रक्रिया जब तक आपका ½ केजी का सैंपल रेडी ना हो जाए, और उस ½ केजी के नमूने को आप लेंगे, उस वक्त पॉलीथीन में डालेंगे और उसमें फिर आप एक पुर्जा, एक पर्ची, उस पर्ची में आपको ज़रूरत की इंफॉर्मेशन लिखनी है, जैसे कि आपने पहले कौन सी फसल लगाई है, अब कौन सी फसल लगाने वाले हो, आपने क्या खाद का प्रयोग किया है, ये वाली, आपने कितना खाद डाला है, आपने जैविक खाद डाला है नहीं डाला, ये सारी इन्फॉर्मेशन। साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, नाम, पता, गांव, ठीक है, ये, और कितने एकड़, कितने एरिया से वो सैंपल लिया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उस पर्ची में डालेंगे और उस पर्ची में डालकर उस वाले नमूने को आप जितना जल्दी हो सके अपने पास की जो भी मिट्टी प्रयोगशाला होगी वहाँ पे आप दे सकते हैं। जनरली सरकार की तरफ से काफ़ी प्रयोगशाला चलाई गई है, तो वहाँ पे भी आप प्रयोगशाला में आप अपना नमूना दे सकते हैं। साथ में अगर आपके निकटतम कोई भी विश्वविद्यालय, जैसे कि हमारे जो बिहार के किसान भाइयों के लिए, स्पेशली इस रीजन के लिए, जोन 1 के लिए, आप हमारे जो अपने एकत्रित नमूनों को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर की जो हमारी मिट्टी प्रयोगशाला लैब है, वहाँ पे आप नमूना का सैंपल रख सकते हैं और आपको जो रिपोर्ट होती है वो 7 दिन में अवेलेबल करवाई जा सकती है। और साथ में आपको उस रिपोर्ट कार्ड में ये भी होता है कि आपको किस मात्रा में अगली फसल के लिए पोषक तत्वों का व्यवहार करना होता है। इसी चीज़ों का ही बस किसान भाइयों को ध्यान रखना है ताकि उनकी मृदा का स्वास्थ्य उन्हें पता चल सके। जैसे हम सब अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेके हम अपने स्वास्थ्य को एकदम करते रहते हैं ताकि हमारी लॉन्ग लाइफ बनी रहे, उसी तरह से अगर किसान भाइयों को इस खेत में अगर खेती करनी है तो उसके लिए उस खेत का जो स्वास्थ्य है उसका पता होना चाहिए, और उसका स्वास्थ्य सिर्फ और सिर्फ आप मृदा स्वास्थ्य के थ्रू ही पता कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपना मिट्टी का जो नमूना है वो आपको मिट्टी प्रयोगशाला में भेजना होगा और उससे ही आपको अपनी मृदा के स्वास्थ्य का पता चल सकेगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस सप्ताह का कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। हमारे द्वारा दी गई हुई जानकारियां आपके बेहद काम आएंगी। अगर इस वीडियो को आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे सभी पेजेस को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कार्यक्रम से जुड़े हुए कोई भी सुझाव या फिर कोई भी सवाल आप हमसे पूछना चाहते हो तो आप बेझिझक उन्हें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।